नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपनी राजनीतिक जड़ों को गोवा में भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विजय सरदेसाई ने कहा कि वो ममता बनर्जी के विचारों का समर्थन करते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गोवा दौरे पर हैं। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से किसी दूसरे राज्य में संभवतः ये उनका सबसे लंबा दौरा है और यही वजह है कि ममता इस दौरे की चर्चा खूब बटोर रही है। गोवा में इस समय बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वहां अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा के मछुआरों से बात की और कहा कि गोवा को कोल हब नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि वो अपने सभी चुनावी वादों को गोवा में सरकार बनने पर पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और इसी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा के विल्साऊ में मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस गोवा को एक प्रदूषित जगह नहीं बनने देगी और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कुछ भी होता है वो गारंटेड होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे नहीं करती, उन्हें पूरा भी करती है। करीब 22 दिन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद रहे सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आखिरकार जेल से रिहा हो गए। बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह 11 बजे आर्यन खान जेल से बाहर आए। खुद शाहरुख खान उन्हें लेने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं आर्यन खान की रिहाई के बाद न सिर्फ मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ जमा है, बल्कि बॉलीवुड सितारे भी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद से 22 दिन बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। आर्यन खान की रिहाई के लिए दस्तावेज शनिवार सुबह 5:30 बजे जमानत पत्र पेटी में डाले गए और इसके साथ ही कागजी कार्रवाई पूरी की गई और इसके बाद कुछ घंटों में आर्यन खान की जेल से रिहाई हुई। समय पर आर्थर रोड जेल की पेटी में जमानत के कागजात नहीं पहुंचने के चलते वो शुक्रवार को रिहा नहीं हो पाए थे। हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत करीब 14 शर्तों के साथ मिली है और सबसे पहले उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना है। दूसरे में उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाकर हाजिरी देनी है। शर्तों के मुताबिक आर्यन मुंबई छोड़कर कोई और शहर नहीं जा सकते। अगर वो किसी स्थिति में जाना भी चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले जांच अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही इस पूरे मामले के संबंध में उन्हें मीडिया से बातचीत नहीं करनी है। कर्नाटक सरकार ने रोहिंग्याओं को वापस भेजने को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। कर्नाटक सरकार ने इससे संबंधित एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। कर्नाटक सरकार ने साफ कह दिया था कि राज्य में रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य में कुल 126 रोहिंग्या रह रहे हैं और अदालत जो भी फैसला देगी उसका पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को 1 साल के अंदर वापस भेजने की मांग की गई थी। रोहिंग्या मामले में कर्नाटक सरकार अपने पुराने बयान से पलट गई है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि बेंगलुरु में रहने वाले रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की योजना नहीं है। गृह विभाग की ओर से ताजा हलफनामे में कहा गया है कि कर्नाटक में 126 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है। इस पूरे मामले में अदालत जो भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा और इस मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके तहत मांग की गई थी कि अवैध रूप से भारत में रह रहे सभी रोहिंग्याओं को 1 साल के अंदर भारत से वापस भेजा जाना चाहिए। बीजेपी के मिशन 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की, साथ ही घटियारी योजना का भी शुभारंभ किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। एक तरफ अमित शाह ने जहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल चुनावों में ही नजर आता है। साथ ही अमित शाह ने प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया। बीजेपी के मिशन 2022 के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने चुनावी अभियान की शुरुआत की, साथ ही घसियारी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ जहां धामी सरकार की जमकर तारीफ की, तो विपक्ष को भी निशाने पर लिया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों में फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी किया। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार से पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेल ने लोगों को सुविधा देने के लिए गति शक्ति एक्सप्रेस रेल की शुरुआत की है। आपको बता दें, ये पहली बार है जब दिल्ली से पटना के रूट पर 3rd AC इकोनॉमिक कोच की शुरुआत की गई है। इसी के साथ अगर भारतीय रेलवे अधिकारियों के मुताबिक त्योहारों के टाइम अतिरिक्त भीड़ को मद्देनजर रखते हुए गति शक्ति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ के मौके पर ट्रेन में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए पहली बार एसी स्पेशल ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन में सभी कोच एसी इकोनॉमी श्रेणी के होंगे। आनंद विहार से पटना के बीच चलने वाली ये ट्रेन वाया प्रयागराज रामबाग होकर गुजरेगी। भारतीय रेलवे की ओर से गति शक्ति विशेष ट्रेन का संचालन 29 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये ट्रेन 7 नवंबर तक चलेगी। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम लोगों का दिवाला निकाल रहे हैं। कभी 35 पैसे तो कभी 25 पैसे की बढ़ोतरी करते करते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पेट्रोल 107 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। आपको बता दें, शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से 35 पैसे का इजाफा हुआ है। आपको बता दें, जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। लोगों के मन में आस है कि कभी तो पेट्रोल डीजल के दाम की आग बुझेगी। तेल की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। सरकारी तेल कंपनी ने शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा किया। कोरोना के बाद देश के कई हिस्सों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। वहीं दिल्ली में डेंगू का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। वहीं आपको बता दें कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के बढ़े हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगम एजेंसियों से इनसे रोकथाम की रिपोर्ट मांगी है। कोरोना के बाद देश के कई हिस्सों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली में डेंगू के अब तक 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों नगर निगमों और अन्य नागरिक एजेंसी से इन बीमारियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में जानकारी मांगी। जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदलनी शुरू की है, उसी के चलते गरोंडा क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार से देखें कि किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, डेंगू और मलेरिया के मरीजों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। हालांकि सरकारी आंकड़े हैं जो वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो डेंगू के मरीज है वो मात्र गरोंडा जो सिविल अस्पताल में या इसके आसपास के जो गाँव की सिविल अस्पताल है उनमें 1 या 2 मरीज अभी तक है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति को जिस प्रकार से देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो डेंगू है और मलेरिया के जो मरीज है उनमें लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को के जो रोकथाम के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद है। समय समय पर जो है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो टीमें बनाई गई है वो घरों में जाकर लार्वा और डेंगू के मरीजों की जांच कर रही है। कहीं भी किसी प्रकार का जो पानी है जो गड्ढों में ना खड़ा हो, इसके लिए पूरी तरह से इंतजाम है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो प्रतिदिन जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की जो मछली है, जो डेंगू के जो लार्वा जो मच्छर है, डेंगू और लार्वा के जो मच्छर होते हैं उनको खाने का काम करती है। पहले ये जो मछलियाँ हैं वो करनाल जिला मुखालिया से मंगवाई जाती थी और ग्रामीणों को जो तालाबों में छोड़ी जाती थी, लेकिन गरोंडा स्वास्थ्य विभाग ने
घरोंडा के जो सिविल हॉस्पिटल है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें भी अब इन मछलियों को पालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज गांव नादा पहुंचे और शहीद ब्रजेश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा सैनिकों की खान रहा है और केंद्र और प्रदेश सरकार ने सैनिकों की उत्थान के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के सवाल पर कहा कि हर क्षेत्र में सरकार ने चहुमुखी विकास किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में विकास कार्य बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद के विकास कार्य किया है। साथ ही उन्होंने ऐलनाबाद चुनाव पर कहा कि ऐलनाबाद चुनाव में वो खुद गए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि ऐलनाबाद की जनता विकास कार्यों के साथ रहेगी और भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को विजय बनाएगी। साथ ही उन्होंने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर कहा कि उन्होंने कांग्रेस को अपना समय याद रखना चाहिए। जब इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे तो उन्होंने रिपोर्ट तक पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे सरकार ने वो सभी सुझाव लागू कर दिए गए। दिवाली के पावन पर्व के नजदीक आते ही बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात देते हुए अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 4 सेक्टरों में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के कार्य का प्रदेश के परिवहन मंत्री व बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ के विकास के लिए उनके निवेदन पर ही सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। उसी का परिणाम है कि बल्लभगढ़ में अंग्रेजों के जमाने से बने हुए पुराने स्कूलों को भव्य इमारतों में बदल दिया गया है। साथ ही शहर के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेहतरीन माहौल दिया जा रहा है। करीब 150 किलोमीटर की आरएमसी सड़क बनाई गई है। इसके अलावा शहर की छात्राओं के लिए नए कॉलेज की सौगात भी दी गई है। भीमरगली सेक्टर में लगातार आतंकी और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ जारी है। उसके चलते ही सुरक्षा बलों की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में आतंकी घुसपैठ जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ये अलर्ट में साफ सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और उसमें कहा है कि बर्फबारी से पहले आतंकी बड़े पैमाने पे घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सीमा के उस पार जो आतंकी शिविर थे वो 17 बताए जा रहे थे, लेकिन जो 17 से बढ़कर अब 25 हो चुके हैं। ये सुरक्षा बलों की तरफ से इनपुट दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आतंकी 200 से 250 आतंकी उस सीमा के उस पार बैठे हुए हैं जो भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास कर रहे हैं और भारतीय क्षेत्र में घुसने की फिराक में हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद इन इलाकों पर घुसपैठ करने जो है वो मुश्किल हो जाती है और आतंकियों की हर समय ये कोशिश रहती है कि बर्फबारी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को इस ओर धकेला जाए ताकि वो भारतीय क्षेत्र में दाखिल होकर आतंकी दहशत जो है वो फैला सके। गन्नौर के एक गांव में माता पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी और सुबह 5 बजे ही उसका दाह संस्कार कर दिया। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस गांव में पहुंची और माता पिता से पूछताछ की। पूछताछ में बताया कि उनकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और जब वह वापिस आई तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद उन्होंने तहस में आकर उसकी जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चरखी दादरी में पिछले 4 माह से जन स्वास्थ्य विभाग के सीवरमैनों को वेतन नहीं मिला है। इसी से नाराज कर्मचारियों ने आज कार्यकारी अभियंता के ऑफिस के सामने धरना व प्रदर्शन किया। सीवरमैनों का कहना है कि पिछले 4 माह से विभाग के चक्कर काटे हैं लेकिन वेतन नहीं मिला है। सीवरमैनों का यह भी कहना है कि हम जिस दुकानों से सामान लेते हैं उनको दुकानों पर उधार देना बंद कर दिया है और हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं स्कूल वाले भी फीस के लेकर बच्चों को खड़ा करते हैं। इसी से नाराज सीवरमैनों ने आज जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के सामने जमकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सीवरमैन पिछले 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सीवरमैनों का कहना है कि जल्द ही वेतन नहीं मिला तो काली दिवाली मनाने पर मजबूर होंगे। वहीं उन्होंने विभाग से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वेतन दिया जाए ताकि त्योहार भी बड़ी आसानी से मनाया जा सके। दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर
महम पुलिस ने एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है और यहाँ पर छापामारी के दौरान भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की गई है। और ये जो फैक्ट्री है ये किसी एक बाबा की बताई जा रही है और फिलहाल बाबा और उनके 3 सहयोगी फरार बताए जा रहे हैं। और पुलिस ने महम क्षेत्र के प्रभावशाली इस बाबा के खिलाफ और उनके 3 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है। महम के एएसपी हेमेंद्र सिंह मीणा का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाइनीज लड़ियां नहीं, अब की बार कुम्हार के हाथ से हुए मिट्टी के दिए आपके घर को सजाएंगे, क्योंकि रोहतक में कई परिवार जो ऐसे हैं जो मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया है। पिछले महीनों जिस तरह से चाइना और इंडिया के साथ तनातनी के बाद जो संदेश देश में गया था वो अब साफ तौर पर उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपावली पर अब की बार दीपों के जो मिट्टी के बने हुए दीप हैं उसकी मांगे बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए काफ़ी जो सारे परिवार हैं वो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिया है। दीपावली के त्यौहार पर ज़्यादा मांगे बढ़ गई हैं और जिसके साथ साथ कुम्हारों ने अपना व्यवसाय दोबारा से शुरू करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी उस व्यवसाय में शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर है और उसको पूरा करने के लिए अब परिवार वाले उसमें जुटने लगे हैं। और साफ तौर पर लोगों से, देशवासियों से भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि जो भी आगे अब यूज करे मिट्टी के बर्तन ही यूज करें, ताकि कुछ लोगों को भी रोजगार मिलेगा इसमें और जो है दोबारा से आप लोग स्वस्थ भी रह पाएंगे, क्योंकि चाइनीज माल तो चाइनीज होता है। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में आज सीवरेज पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जहां बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, वहीं विधायक सीमा तिरखा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा स्थानीय पार्षद मुकेश जागर समेत तमाम नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू होने से फरीदाबाद के कई सेक्टरों व कॉलोनियों को सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलेगी। सीवरेज ओवरफ्लो के कारण कई जगह पर लोग नारकीय जीवन जीने पर व्यतीत हो रहे थे और जिसकी शिकायत लगातार जो है केंद्रीय राज्य मंत्री को की जा रही थी। ऐसे में संज्ञान लिया गया और पहले 40 MLD क्षमता के इस पंपिंग स्टेशन को अपग्रेड किया गया और आज इसे जनता को समर्पित किया गया और अब इसकी क्षमता 112 MLD की गई है। स्थानीय लोगों में इस पंपिंग स्टेशन के शुरू होने से खुशी का माहौल है और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का आभार भी जताया है, क्योंकि बरसात के समय में स्थिति काफ़ी खराब हो जाती थी और अब उम्मीद है कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से काफ़ी हद तक लोगों को निजात मिल सकेगी। शाहरुख खान के घर पे दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि शाहरुख खान के जो बेटे आर्यन खान हैं उनको बेल 2 दिन पहले मिल चुकी थी। आज वो अपने घर जो है मन्नत पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मन्नत है ये मन्नत का नज़ारा है। शाहरुख खान का ये घर है। यहाँ पर आर्यन खान जो है वो आ चुके हैं, घर के अंदर ही मौजूद है। उनके कुछ दोस्तें मौजूद हैं, तमाम शाहरुख खान और आर्यन के फैंस हैं और वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो सुबह से ही ऐसे ही आर्यन की एक झलक और शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए लोगों की जो भीड़ थी वो जमा थी और कहीं ना कहीं लोगों को ये आस थी कि शाहरुख खान के कहीं ना कहीं जो वो है दीदार हो जाए या आर्यन खान की एक झलक मिल जाए। लेकिन अगर बात करें तो 28 दिन के बाद आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं जेल के
सलाखों के पीछे रहने के बाद आज अपने घर पहुंचे हैं। आज वो उनको आज लगता है कि जो घर का खाना नसीब होगा। लगातार शाहरुख खान की जो तकलीफें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज शाहरुख खान ने राहत की सांस जरूर ली होगी। एलनाबाद चुनाव में होगी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जीत, ये कहना है कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने एलनाबाद चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने हरियाणा में खाद की किल्लत पर लेकर कहा कि हरियाणा में कोई भी खाद की किल्लत नहीं है और कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा कि जिसे खाद उपलब्ध ना हो। केवल इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक बार फिर बात करते हुए कहा कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। कुछ लोग इसको लेकर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। आज तक कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी किसान संगठन इस बारे में ये नहीं बता पाया कि इन कृषि कानूनों में गलत क्या है। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और 100% किसानों के फायदे के लिए हैं। साथ ही उन्होंने डेंगू के मामले पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर जो डेंगू के मामले बढ़े थे, सरकार भी लगातार काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है और 2-2 बार फॉगिंग करवाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से रुक रुक कर बरसात हुई उसकी वजह से ये मामले सक्रिय हुए थे। लेकिन अब जिस प्रकार से सर्दी का मौसम आ रहा है, तापमान में जो है गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामले कम होंगे। वहीं उन्होंने संस्कृत मॉडल स्कूल के मुद्दे पर कहा कि जहां पर टीचर्स की कमी की बात है उसको लेकर रीएम्प्लॉयमेंट की जा रही है। जो सेवानिवृत्त टीचर हैं उनकी भर्तियां की जा रही है और कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते जो भर्तियां थी उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन जल्द ही ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।